हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कंट्रोल सी कंट्रोल बी। आज हम बीहाइव टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक का पार्ट 1 करने वाले हैं। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करें। द साउंड ऑफ म्यूजिक, जिसको हम ट्रांसलेट करें तो उसका मीनिंग होगा संगीत की ध्वनि। सो इस चैप्टर के 2 पार्ट हैं एंड इसका पार्ट 1 है एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। सो ये पार्ट एवलिन ग्लेनी के बारे में है एंड वो साउंड को बिना अपने कानों से सुने भी सुनती हैं। सो इसका क्या मतलब है ये हम इस पर्टिकुलर पार्ट में पढ़ेंगे। बिफोर यू रीड, God may have taken her hearing, but she has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. So, एवलिन ग्लेनी के बारे में ये किसी ने कहा है कि भगवान ने उनकी सुनने की शक्ति ज़रूर ले ली है, बट उन्हें वापस में कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी दिया है। एक्स्ट्रॉर्डनरी यानी कुछ स्पेशल। सो उनको कुछ स्पेशल वापस दिया है। सो जो हम सुनते हैं, जिन साउंड्स को, जिस म्यूज़िक को हम सुनते हैं, वो उसको फील करती हैं एंड उसको बहुत ज़्यादा डीपली फील करती हैं, शायद हम लोगों से भी ज़्यादा। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली। एंड यही कारण है कि वो इतना डीपली जब उसको फील कर पाती हैं, इसलिए म्यूज़िक को वो एक्सप्रेस इतना सुंदर तरीके से कर पाती हैं। सो इसका मतलब ये है कि एवलिन ग्लेनी जो हैं, उनकी सुनने की शक्ति में कुछ प्रॉब्लम है एंड इसी कारण से वो बिना सुने भी म्यूज़िक को फील करके वो म्यूज़िक बना पाती हैं। रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन हु फॉट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी। सो एवलिन ग्लेनी के बारे में लिखा गया है कि यहाँ पे किसी के बारे में एक डिस्क्रिप्शन दी गई है। सो अकाउंट ऑफ अ पर्सन में अकाउंट का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। सो किसी के बारे में बताया गया है जिन्होंने अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी, सो उनकी जो शारीरिक विकलांगता है, डिसेबिलिटी यानी कि वो विकलांग है, उसके अगेंस्ट, उस चीज़ के अगेंस्ट लड़ के, इसका मतलब उसको लिमिटेशन ना बनाते हुए उन्होंने अपनी ज़िंदगी को एक सक्सेस स्टोरी में बदल लिया। सो इवन दो उनको एक फिजिकल डिसेबिलिटी है और हमें समझ में आता है कि वो सुन नहीं सकती, शी इज़ डेफ एंड ये उनकी फिजिकल डिसेबिलिटी है, एंड इसके बावजूद उन्होंने म्यूज़िक में अपनी लाइफ में एक सक्सेस स्टोरी बनाई है। सो आई थिंक बिफोर यू रीड पढ़ के भी ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल होगा ये पार्ट, एंड मैं भी बहुत क्यूरियस हूँ जानने के लिए कि ऐसा उन्होंने कैसे किया। तो चलिए पढ़ते हैं। रश आर क्राउड्स जॉसल फॉर पोजिशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. रश आवर यानी पीक ट्रैफिक का जब समय होता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, उस टाइम को आप रश आवर बोलते हो। एंड जॉसल का मतलब होता है धक्का देना, रफली पुश करना या धक्का देना। सो अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म है, मतलब एक मेट्रो स्टेशन है जहाँ पे रश आवर क्राउड, जो पीक ट्रैफिक का समय, उस समय जो भीड़ है वो पोजीशन लेने के लिए धक्का मुक्की कर रही है। अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स। सो स्लाइट गर्ल का मतलब हो गया शी इज थिन एंड स्लिम। सो वो छोटी हैं, शी स्मॉल एंड थिन। सो एक लड़की है जो कि स्मॉल एंड थिन है एंड शी इज़ लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स। वो 17 साल की हैं बट बहुत ही यंग लगती हैं, 17 ईयर्स की नहीं लगती हैं। सो वो नर्वस है पर फिर भी एक्साइटेड है जैसे ही वो वाइब्रेशन फील करती हैं आती हुई ट्रेन के। तो अप्रोचिंग का मतलब है कमिंग टूवर्ड्स। जब कोई भी चीज़ आपकी तरफ आती है देन यू से इट इज़ अप्रोचिंग यू। सो आती हुई ट्रेन की जब वो वाइब्रेशंस फील करती हैं तो इवन दो वो नर्वस थी, वो एक्साइटेड भी थी। इट वॉज अ फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म। सो वो नर्वस और एक्साइटेड क्यों थी? बिकॉज ये उनका पहला दिन था रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन में, एंड ये बहुत ही प्रेस्टिजियस अकेडमी है, बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है म्यूजिक का। सो यू कैन से प्रेस्टिजियस का मतलब रिस्पेक्टेड हो गया। सो बहुत ही रिस्पेक्टेड एकेडमी है म्यूजिक की लंदन में, एंड यहाँ पे उनका पहला दिन था। एंड इट वॉज डॉन्टिंग इनफ। डॉन्टिंग का मतलब होता है फ्राइटनिंग। फ्राइटनिंग बोलिए, स्कैरी बोलिए।
जिससे आपको थोड़ा डर लगे या घबराहट हो। सो ये किसी भी टीनेजर के लिए जो कि स्कॉटिश फार्म से अभी नई नई आई है। सो फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फार्म यानी कि स्कॉटलैंड के, स्कॉटिश यानी शी इज फ्रॉम स्कॉटलैंड, एंड स्कॉटलैंड के एक गांव के इलाके से बेसिकली। सो फार्म एरियाज यानी जहाँ पे खेत खलियान होते हैं। सो शी बिलोंग्स टू कंट्री साइड, कंट्री साइड भी बोला जाता है। सो इसका मतलब वो थोड़े गांव से फ्रेश बाहर निकल के आई हैं एंड लंदन में, लंदन इज़ अ वेरी बिग सिटी। सो एक बड़ी सिटी में वो अभी एक गांव से आई है फ्रेश, नई नई, एंड इसीलिए उनके लिए थोड़ा सा स्कैरी भी है। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड बिगर चैलेंज देन मोस्ट, शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ। एस्पायरिंग का मतलब होता है a person who wants to be something. एंड एस्पायरिंग म्यूजिशियन का मतलब हो जाएगा कि एक ऐसा पर्सन जो एक म्यूजिशियन बनना चाहता है या यहाँ चाहती है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर। एंड ये वर्ड जो है, ये वर्ड बना है एस्पायर से, टू एस्पायर। एंड एस्पायर का मतलब होता है आकांक्षा करना। जब आप किसी चीज़ की आकांक्षा करते हैं तो उसको एस्पायर करना बोलते हैं, एंड यहीं से वर्ड आया है एस्पायरिंग। यहाँ से एक और वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं एस्पिरेशन, कि आपके एस्पिरेशंस क्या हैं, तो आपकी आकांक्षाएं क्या हैं। सो एस्पिरेशंस का मतलब हो गया, एस्पिरेशन का मतलब हो गया आकांक्षा। सो एस्पिरेशन का मतलब होता है आकांक्षा, एस्पायर करना मतलब आकांक्षा करना, एंड एस्पायरिंग यानी कि कोई भी पर्सन जब किसी चीज़ की आकांक्षा कर रहा है तो उसको एस्पायरिंग बोलते हैं। एस्पायरिंग म्यूजिशियन का यहाँ पे मतलब होगा कि दिस पर्सन वॉन्ट्स टू बी ए म्यूजिशियन। तो यहाँ पे ये जो लड़की है वो म्यूजिशियन बनना चाहती है। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि लंदन में इस प्रेस्टिजियस एकेडमी में आना उसके लिए फ्राइटनिंग तो है, बट उन्होंने इससे भी बड़ा चैलेंज झेला है अपनी लाइफ में। एंड क्या है वो, दैट शी इज प्रोफाउंडली डेफ। प्रोफाउंडली का मतलब होता है एक्सट्रीमली, कि वो बहुत ज़्यादा बहरी हैं। सो इसका मतलब उनकी सुनने की शक्ति बहुत ही ज़्यादा कम है, ऑलमोस्ट यू कैन से कि ना के बराबर है। Evelyn Glennie's loss of hearing had been gradual. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she didn't move. I suddenly realized she hadn't heard, says Isabel Glennie. For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers, but by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a। सो एवलिन ग्लेनी, उस लड़की का नाम एवलिन ग्लेनी है, फाइनली उनको इंट्रोड्यूस किया गया। और उनकी जो सुनने की क्षमता थी वो जो खो रही थी वो बहुत ही ग्रेजुअली खो रही थी। हैड बीन ग्रेजुअल, ग्रेजुअल का मतलब होता है कि बहुत ही धीरे धीरे होना। सो टेकिंग प्लेस वेरी स्लोली। सो उनकी मम्मी को याद है कि उन्होंने कुछ नोटिस किया था कि कुछ गड़बड़ है एवलिन के साथ, जब वो 8 साल की थी और पियानो बजाने के लिए वेट कर रही थी। सो जब उनका टर्न आया तो उनका नाम बुलाया गया, बट वो रिस्पॉन्ड नहीं की, शी डिडंट मूव, उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, वो हिली नहीं। तो एकदम से उनकी मम्मी को रियलाइज़ हुआ कि उसने सुना ही नहीं। तो उनकी मम्मी जो इजाबेल ग्लेनी, उन्होंने ये इंसिडेंट बताया। सो कुछ समय तक, तो ये ऐसा समय था जब उनकी मम्मी को नोटिस हुआ कि हाँ ये सुन नहीं पा रही हैं, और काफ़ी समय तक, फॉर क्वाइट अ वाइल, काफ़ी समय तक एवलिन ने मैनेज किया कि वो अपनी जो डेफनेस है, जो सुनने की शक्ति वो जो खोती जा रही थी, ये जो ग्रोइंग डेफनेस है, उसको हाइड करने की कोशिश की अपने फ्रेंड्स और टीचर्स से। सो कंसील का मतलब होता है टू हाइड। बट जैसे ही वो 11 साल की हुई, बाय द टाइम शी वॉज 11, उनके जो मार्क्स हैं स्कूल में, जो मार्क्स आते थे वो बहुत ही ज़्यादा डिटेरियोरेट हो गए, मतलब दे बिकेम वर्स। सो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लग गए। एंड उनकी जो हेड मिस्ट्रेस थी, उनकी जो हेड टीचर थी, उन्होंने क्या बोला, लेट्स रीड। अर्ज का मतलब होता है कि परसुएट करना। सो उन्होंने क्या अर्ज किया, क्या चीज़ के लिए उनको परसुएट किया, टू सी ए स्पेशलिस्ट। सो स्पेशलिस्ट को देखने के लिए उन्होंने बोला। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। दे वर एडवाइज्ड that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. Everything suddenly looked black, says Evelyn. So तब जाके ये डिस्कवर हुआ जब वो स्पेशलिस्ट के पास गई कि उनकी जो हियरिंग है, सुनने की शक्ति जो है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पेयर्ड हो गई है। सीवियरली यानी बहुत ही ज़्यादा, एक्सट्रीमली, ग्रेवली इम्पेयर्ड, इम्पेयर्ड यानी वीकेंड, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई हैं।
एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। सो ग्रेजुअल का मीनिंग आपको समझ में आ गया कि स्लोली नर्व डैमेज की वजह से। तो उनकी जो नसें हैं जो कि ब्रेन के उस पार्ट में है जिससे उनको सुनाई देता है, सो उनकी डैमेज की वजह से, ग्रेजुअल डैमेज की वजह से उनकी जो सुनने की शक्ति है वो जाती जा रही थी। सो उनको क्या एडवाइस किया गया कि उनको एक हियरिंग एड्स फिट किए जाए। सो जो सुनने की मशीन होती है जो जनरली कान में लोग लगाते हैं एंड जिनको कम सुनाई देता है वो साउंड को एम्पलीफाई करके उनके कान में सुनाया जाता है। सो हियरिंग एड्स लगाए, उनको ऐसा एडवाइस किया गया एंड उनको बहरे लोगों के स्कूल में भेजा जाए, ये भी एडवाइस किया गया। सो एवलिन क्या कह रही हैं कि एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, कि सब कुछ जो है उनको अब ब्लैक लगने लगा। इसका मतलब उनकी जिंदगी में अंधकार छा गया। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। शी वॉज डिटरमिन्ड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। बट एवलिन हार नहीं मानने वाली थी। गिव अप का मतलब होता है हार मानना। एंड शी वॉज डिटरमाइंड, सो उन्होंने ये दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वो एक नॉर्मल लाइफ जिएंगी और अपना म्यूजिक में जो उनका इंटरेस्ट है उसको परस्यू करेंगी। सो परस्यू का मतलब होता है फॉलो करना या चेज करना, फॉलो अ ड्रीम या गोल। सो जो भी आपके गोल्स होते हैं अगर आप उसको फॉलो करते हैं, सो यू कैन से आई एम परस्यूइंग दिस। सो शी वांटेड टू परस्यू क्या, हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ xylophone एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। सो एक दिन उन्होंने क्या नोटिस किया कि एक लड़की xylophone बजा रही है। xylophone एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। सो इस तरह से xylophone दिखता है, उनको इन डबल स्टिक से बजाया जाता है व्हेन यू हिट देम। एंड उन्होंने उस लड़की को देख के क्या डिसाइड किया कि वो भी xylophone प्ले करना चाहती है। Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential. He began by tuning two large drums to different notes. Don't listen through your ears, he would say. Try to sense it some other way. Says Evelyn, suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. So जब उन्होंने ये इंटरेस्ट दिखाया कि मुझे भी xylophone सीखना है, तो मोस्ट ऑफ द टीचर्स, ज़्यादातर टीचर्स ने मना कर दिया, डिस्करेज किया उनको। सो मोस्ट ऑफ द टीचर्स ने उनको डिस्करेज किया, उसका मनोबल घटाया। बट एक परकशनिस्ट थे। सो परकशनिस्ट उनको बोलते हैं जो परकशन इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं। फॉर एग्जांपल तबला हो गया, ड्रम हो गया। सो इस तरह के परकशन के इंस्ट्रूमेंट्स को बजाने वाले म्यूजिशियन को परकशनिस्ट बोलते हैं। एंड एक परकशनिस्ट थे जिनका नाम था रॉन फोर्ब्स। उन्होंने उनके पोटेंशियल को स्पॉट किया। स्पॉट यानी नोटिस करना या फाइंड करना। एंड पोटेंशियल का मतलब हो गया उनकी क्षमता। सो उन्होंने उसकी क्षमता को नोटिस किया एंड ही टुक अप द टास्क। तो उन्होंने ठान ली कि मैं इसको सिखाऊंगा म्यूजिक। एंड उन्होंने कैसे स्टार्ट किया उनको सिखाना, पहले उन्होंने क्या किया, दो लार्ज ड्रम्स लिए और उसको ट्यून किया डिफरेंट नोट्स में। सो एक ड्रम से एक अलग नोट निकल रही थी और एक ड्रम से अलग नोट निकली। नोट का मतलब होता है सुर। सो दो अलग अलग सुर पे ट्यून कर दिया एंड उनको बजाया। एंड क्या बोला उन्होंने कि अपने कानों से मत सुनो, इसको सेंस करो अलग तरीके से, क्योंकि उनको पता था कि ये सुन नहीं सकती हैं। सो उनके कान तो काम आएंगे नहीं। सो उन्होंने उसको बोला कि तुम किसी और तरीके से इसको सेंस करो। फिर एवलिन ने क्या बोला कि एकदम से उनको क्या रियलाइज हुआ कि वो हायर ड्रम को, सो जिसका सुर ऊंचा था उसको वो वेस्ट अप, सो अपने शरीर में कमर से ऊपर वाले भाग में वो हायर नोट्स को, सो ऊंचे सुर को वो वहां से फील कर पा रही थी। और जो भी लोअर नोट्स थे, सो जो लोअर ड्रम था उसको कहाँ पे फील कर पा रही थी, कमर के नीचे। सो उनको इस तरह से आइडिया लगा कि कैसे वो अपने शरीर का इस्तेमाल करके भी ऐसे म्यूजिक को सुन सकती हैं, ऐसे सुरों को सुन सकती हैं। Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. I had learned to open my mind and body to sounds and vibration. The rest was sheer determination and hard work. So जो फोर्ब्स थे, जो उनके टीचर थे, उन्होंने रिपीट की एक्सरसाइज एंड बहुत जल्दी एवलिन ने डिस्कवर कर लिया कि वो कुछ सुर अपने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, अलग अलग पार्ट उनके जो बॉडी के हैं उससे वो अलग अलग सुर जो है सेंस कर सकती हैं, फील कर सकती हैं। एंड वो क्या बोल रही हैं कि उन्होंने सीखा कि वो अपना माइंड खोलें। सो ओपन माई माइंड का मतलब होता है कि जब आप अलग तरीके के आइडियाज और पर्सपेक्टिव्स को जब अपनाने लगते हैं, समझने लगते हैं। सो ओपन माई माइंड का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड डिफरेंट आइडियाज। एंड स्पेशली आप इस टर्म का यूज तब करते हैं जब
आइडियाज़ बहुत ही ज़्यादा अजीबो-गरीब होते हैं, जो आप नॉर्मल नहीं होते हैं, एंड जब आप उसको समझने लगते हो देन यू से आई हैव ओपन माई माइंड। सो वो बोल रही हैं कि मैंने सीखा अपने माइंड को खोलने के लिए, अपने दिमाग को खोलने के लिए, ताकि वो डिफरेंट आइडियाज़ और पर्सपेक्टिव्स को समझ सके। एंड यहाँ पे उन्होंने क्या समझा कि उनका जो बॉडी है वो डिफरेंट साउंड्स और वाइब्रेशंस को फील कर सकता है। एंड बाकी क्या था, इट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। सो शेयर यानी ये वर्ड का इस्तेमाल आप थोड़ा एम्फेसिस देने के लिए करते हैं कि नथिंग एल्स देन। सो शेयर का एक्चुअली मतलब होता है नथिंग एल्स देन या नथिंग अदर देन। सो ये और कुछ नहीं, क्या था, और कुछ नहीं बल्कि क्या था, डिटर्मिनेशन। उनका डिटर्मिनेशन था, उनका दृढ़ था, और उनका हार्ड वर्क, उनकी मेहनत। सो उनकी दृढ़ निश्चय की वजह से और उनकी मेहनत की वजह से उनको बाकी फिर सक्सेस मिला। सो उनके टीचर ने उनको सिखाया कि कैसे वो अपने कान के बिना भी म्यूजिक को सुन सकती हैं, फील कर सकती हैं, एंड बाकी वो जो भी सक्सेसफुल हुई ये उनका डिटर्मिनेशन था और उनकी मेहनत थी। She never looked back from that point onwards. She toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the Academy. She gradually moved from orchestral work to solo performances. At the end of a 3-year course, she had captured most of the top awards. So उस पॉइंट के बाद से, जब उन्होंने डिसाइड किया एंड जब उनको रॉन फॉब्स टीचर मिले, उस पॉइंट के बाद से उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। शी नेवर लुक बैक। उन्होंने पूरा यूनाइटेड किंगडम टूर किया अपने यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ। तो बहुत ही यंग ऑर्केस्ट्रा था उनके साथ वो टूर कर रही थी। जब भी म्यूजिशियंस टूर पे जाते हैं मतलब वो अलग अलग जगहों पे परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं। सो इट्स कॉल्ड टूरिंग। सो वो अलग अलग कॉन्सर्ट्स देने के लिए, अलग अलग जगहों पे परफॉर्मेंस करने के लिए वो टूर पे जाते हैं। ये सिर्फ घूमना नहीं होता, ये अपने काम के लिए जाते हैं ताकि अलग अलग जगह परफॉर्म कर सकें, फेमस हो सकें एंड नए नए स्किल सीख सकें। तो शी वॉज टूरिंग, वो पूरे यूनाइटेड किंगडम में टूर कर रही थी। एंड 16 साल होने तक, बाय द टाइम शी वॉज 16, उन्होंने क्या डिसाइड कर लिया कि म्यूज़िक ही उनकी ज़िंदगी है। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि उनको जो अपना लाइफ स्पेंड करना है क्या चीज़ के लिए, म्यूज़िक बनाने में, टू मेक म्यूज़िक। और उन्होंने उस समय किसके लिए ऑडिशन दिया, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, जिसके बारे में सबसे स्टार्टिंग में इस चैप्टर में दिया गया था कि वो कैसे नर्वस और एक्साइटेड फील कर रही थी। अब बता रहा है कि उन्होंने फिर ऑडिशन दिया था रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए और उस एकेडमी की हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट मार्क्स लेके आई थी। जो उनका एंट्रेंस एग्जाम होता है या जो एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसको आप ऑडिशनिंग बोलते हैं, ऑडिशनिंग का मतलब एक्चुअली होता है एंट्रेंस के लिए जब आप इंटरव्यू देते हैं। उसके लिए जो उन्होंने इंटरव्यू दिया एंटर होने के लिए उस एकेडमी में, उन्होंने हिस्ट्री में उसमें हाईएस्ट मार्क्स लाए थे। शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस। इसका मतलब ये हुआ कि धीरे धीरे वो ऑर्केस्ट्रल वर्क से, ऑर्केस्ट्रल वर्क का मतलब ये हुआ कि एक ऑर्केस्ट्रा होता है, उसमें बहुत सारे लोग म्यूजिक बजाते हैं एंड आप उस ऑर्केस्ट्रा की पार्ट होते हैं। आपके ऊपर पूरा फोकस नहीं होता है, इट इज़ लाइक अ ग्रुप एंड वो साथ में मिलके म्यूजिक बनाते हैं। एक ग्रुप में काम करते वक्त व्हेन शी वाज पार्ट ऑफ ऑर्केस्ट्रा अपने स्किल्स को उन्होंने बढ़ाया एंड फाइनली वो सोलो परफॉर्मेंसेस देने लगी। मतलब वो स्टेज पे जाके अकेले इंस्ट्रूमेंट्स बजाती थी। सारा फोकस उन पे होता था। इसका मतलब उनको अपनी स्किल्स इतनी बढ़ानी पड़ी ताकि वो परफॉर्मेंसेस अकेले दे सकें। वो उन्होंने बहुत ही ग्रेजुअली किया। ऑर्केस्ट्रल वर्क करती थी पहले, फिर वो सोलो परफॉर्मेंसेस देने लग गई एंड 3 साल के कोर्स में, जब उनका 3 साल का कोर्स खत्म हुआ, उन्होंने मोस्ट ऑफ द जितने भी टॉप अवार्ड्स थे ऑलमोस्ट सारे उन्होंने कैप्चर कर लिए। उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले, बहुत सारे टॉप अवार्ड्स मिले इनके 3 ईयर कोर्स में। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट। इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, यू विल गेट देयर। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, the world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1000 instruments and hectic international schedule. And इन सब के लिए जो उन्होंने ये अचीव किए, इतने सारे अवार्ड्स लिए, इतने टॉप तक पहुंची वो अपने कैरियर में, इसके लिए वो बिल्कुल भी अपने हीरोइक अचीवमेंट का क्रेडिट नहीं लेती हैं। हिंट ऑफ यानी स्लाइटेस्ट, एनी हिंट ऑफ वुड मीन स्लाइटेस्ट। तो थोड़ा सा भी क्रेडिट नहीं लेती, थोड़ी सी भी प्रशंसा नहीं लेती है कि वो बहुत ज़्यादा हीरोइक अचीवमेंट किया उन्होंने। वो इस चीज़ को पसंद नहीं करती, बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करती हैं। वो सिंपली क्या बोलती हैं कि इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे एंड आपको पता है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, वेयर यू आर गोइंग, कहाँ जा रहे हो, देन यू विल गेट देयर। क्या बोल रही हैं, आप मेहनत करते रहिए एंड अगर आपको पता है आपको कहाँ जाना है तो आप वहाँ ज़रूर पहुँचेंगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और वो
टॉप तक पहुंच गई, द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट। तो सॉट आफ्टर यानी जिनको सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं या चाहते हैं कि उनकी परफॉर्मेंसेस देखें या उनके साथ परफॉर्म करें, या इन अदर वर्ड्स यू कैन से मोस्ट इन डिमांड। सो सबसे ज़्यादा डिमांड में जो मल्टी परकशनिस्ट है, मतलब वो बहुत सारे परकशन इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकती हैं, सो इनको मल्टी परकशनिस्ट बोला जाता है। सो वो दुनिया की सबसे ज़्यादा डिमांड में जो मल्टी परकशनिस्ट हैं वो बन गई विद अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स। वो कितने इंस्ट्रूमेंट्स में उन्होंने मास्टरी पाली? 1000 इंस्ट्रूमेंट्स। एंड अब उनका इंटरनेशनल स्केड्यूल कैसा है? हेक्टिक है। सो शी इज़ सो पॉपुलर एंड शी इज़ सो टैलेंटेड नाउ कि कुछ 1000 इंस्ट्रूमेंट्स वो बजा पाती हैं, एंड उनका इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेस के लिए उनका शेड्यूल हेक्टिक हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा बिजी हो गया। हेक्टिक का मतलब बिजी। It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. In our 2-hour discussion, she never missed a word. Men with bushy beards give me trouble, she laughed. So इस चैप्टर की ऑथर ने उनके साथ 2 hour डिस्कशन किया, एंड वो क्या बात बोल रही हैं कि उनके लिए इंट्रीगिंग है। इंट्रीगिंग का मतलब होता है फैसिनेटिंग, बहुत ही दिलचस्प, जिसको आप बोलते हैं। ये उनके लिए फैसिनेटिंग है, बहुत ही दिलचस्प है। एवलिन को फंक्शन करते हुए बिना सुने एफर्टलेसली यानी बिना एफर्ट के, बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरलता से, बिना सुने एकदम सरलता से काम करते हुए देख के उनको बहुत ही फैसिनेटिंग लगा, बहुत ही दिलचस्प लगा ये चीज़। एंड उनके 2 hour डिस्कशन में वो एक भी वर्ड मिस नहीं किया उन्होंने। एंड वो कैसे रीड करती हैं, वो कैसे सुनती हैं दूसरों की बातें। वो बता रही हैं, मैन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, शी लाफ्ड, इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस, स्पेशली द आइज। एवलिन को बता रही है कि जिन आदमियों की बहुत ज़्यादा बुशी बियर्ड होती है, मतलब बहुत ज़्यादा घनी बियर्ड होती है, दाढ़ी होती है, उनसे उनको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो क्या बता रही है कि इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट वॉचिंग द लिप्स। तो वो कैसे सुन लेती दूसरों की बातें? सिर्फ लिप्स पढ़ के नहीं, वो सबके फेसेस भी देखती हैं और सबके आईज भी देखती हैं। उन लोगों के लिप्स पढ़ के, उनके फेस को देख के, उनकी आंखों को देख के वो समझ लेती हैं कि सामने वाला क्या बोल रहा है। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट। फ्लॉलेसली का मतलब होता है विदाउट एनी फॉल्ट। फ्लॉ जो वर्ड है, फ्लॉ वर्ड का मतलब होता है फॉल्ट, फॉल्ट या मिस्टेक। एंड फ्लॉलेस का मतलब हो गया विदाउट एनी फॉल्ट, फॉल्ट के बिना। एंड फ्लॉलेसली यानी बिना फॉल्ट के वो बोल सकती हैं। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली, बिना फ्लॉ के, बिना फॉल्ट के वो बोल पाती हैं विद अ स्कॉटिश लिल्ट। लिल्ट यानी एक बोलने का तरीका, जो आपका एक तरह का एक्सेंट होता है, वे ऑफ स्पीकिंग, उसको लिल्ट बोला जाता है। इट्स लाइक योर एक्सेंट, जैसे हमारा इंग्लिश बोलने का जो एक्सेंट है, जिसको इंडियन एक्सेंट बोला जाता है। दिस इज कॉल्ड लिल्ट। एंड वो क्या बता रही हैं? माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, शी सेज। बोल रही कि मेरी स्पीच, मेरा बोलना इतना क्लियर इसलिए है, मैं इतना फ्लॉलेसली इसलिए बोल पाती हूँ, इतना क्लियर इसलिए बोल पाती हूँ क्योंकि मैं जब तक 11 साल की थी तब तक सुन पाती थी। अगर आपने देखा होगा नॉर्मली कि जो लोग बहरे होते हैं, जो लोग सुन नहीं पाते, स्पेशली जो लोग बचपन से नहीं सुन पाते, उनको बोलने में भी प्रॉब्लम होती है, वो बोल भी नहीं पाते। एंड इसका रीज़न ये है कि जब तक आपने सुना ना हो कि आप जब जो बोल रहे हो वो कैसे सुनाई देता है। अगर आप 1 मिनट पॉज करें एंड सोचें कि जो आप बोलते हैं वो आप कॉन्फिडेंटली इसलिए बोल पाते हैं कि आप वो खुद सुन पा रहे हैं। जैसे आपने कुछ बोला, वो आपने साथ साथ सुना, एंड इसीलिए आप लंबे लंबे सेंटेंसेस फॉर्म कर पाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपने क्या बोला है, एंड उसके बाद आप वर्ड्स ऐड करते जाते हैं। जिन्होंने कभी कोई साउंड सुना नहीं है, तो वो साउंड निकालना भी उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि उनको पता नहीं वो क्या साउंड निकाल रहे हैं। इवन दो आपने देखा होगा कि लोग सिर्फ बहरे होते हैं, मतलब वो गूंगे नहीं हैं, वो बोल पाते हैं, वो बहुत अजीब अजीब साउंड्स निकालते हैं, एंड मोस्ट ऑफ देम साइन लैंग्वेज में ही बात करते हैं। बट एवलिन के पास क्या बेनिफिट था कि वो 11 साल तक सुन पाती थी, एंड उसके बाद ही बहुत ज़्यादा वर्स होती गई उनकी जो कंडीशन थी। 11 साल तक तो कोई भी बोलना अच्छे से सीख जाता है। तो ये जो उनकी मेमोरी है, जिसको हम बोलते हैं मसल मेमोरी, जो बोलते बोलते वो जो उन्हें बोलने की क्षमता थी, वो 11 साल तक अच्छे से डेवलप हो गई थी। इसीलिए उनको अब, इवन दो वो सुन नहीं पाती हैं, अब उनको प्रॉब्लम नहीं होती है बात करने में। बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। बट ये ऑथर बोल रही है, पर इससे ये एक्सप्लेन नहीं होता है कि वो कैसे इतना अच्छा फ्रेंच बोल पाती हैं
एंड उन्होंने बेसिक जापानीज, तो बेसिक लेवल की जापानीज भी कैसे मास्टर कर ली है। एंड ये बहुत ही ज़्यादा इंट्रीगिंग है ऑब्वियसली, बिकॉज फ्रेंच लैंग्वेज कभी आप किसी को बोलते हुए सुनोगे एंड जापानीज सुनोगे, सो आप नोटिस करोगे कि इनके बोलने का तरीका बहुत ही डिफरेंट है। सो इंग्लिश, स्कॉटिश और इंग्लिश बहुत ही सिमिलर है, एंड हिंदी हमारे बोलने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, एंड फ्रेंच जो लोग बोलते हैं उनका बोलने का तरीका बहुत ही डिफरेंट है, एंड जापानीज जो लोग बोलते हैं उनका बोलने का तरीका बहुत ही डिफरेंट है। बट स्टिल उन्होंने फ्रेंच अभी सीखी है, मतलब उनकी हियरिंग पूरी जा चुकी है, उसके बाद उन्होंने फ्रेंच सीखी एंड अभी जापानीज सीखी है। बट उन्होंने ये कैसे सीख लिया, ये अभी भी ऑथर को समझ में नहीं आ रहा है। एंड डेफिनेटली दिस इज समथिंग लाइक मैजिक। ये उनका इतना ज़बरदस्त टैलेंट है जो उन्होंने इतना एफर्ट लगा के इतनी हार्डवर्क से जो डेवलप किया है, उसका ही नतीजा है ये। एंड आपको एक पर्सपेक्टिव देने के लिए मैं एक छोटा सा वीडियो डालता हूँ एवलिन को ज़ाइलोफोन बजाते हुए, एंड आई एम श्योर आप भी बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटेड हो जाओगे उस वीडियो को देख के कि कैसे कोई बिना सुने इतना अच्छा बजा सकता है, और एटलीस्ट जो हम बोलते हैं कान से सुने बिना। As for music, she explains, it pours in through every part of my body. It tingles in the skin, my cheekbones, and even in my hair. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. By leaning against the drums, she can feel the resonances flowing into her body. On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibrations pass through her bare feet and up her legs. So ये तो होगी कि वो कैसे दूसरों को बात करते हुए सुनती हैं एंड कैसे वो बोल पाती है। बट जहाँ तक म्यूजिक का सवाल है, एज फॉर म्यूजिक वो एक्सप्लेन करती हैं कि इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। सो इट पोर्स इन यानी कि उनके पूरे बॉडी में जो है म्यूजिक भर जाता है, पूरी बॉडी में उनका म्यूजिक फैल जाता है, उनके स्किन में टिंगल करता है। टिंगल यानी झंझनाहट वाली फीलिंग जिसको आप बोलते हो, उसको टिंगलिंग बोलते हैं। सो उनकी स्किन में वो टिंगल करता है, उनके चीक बोन में टिंगल करता है, और उनके हेयर में भी वो टिंगल करता है। एंड जब वो जाइलोफोन बजाती हैं तब वो कैसे साउंड को सेंस करती है, स्टिक के थ्रू, जिस स्टिक से वो बजा रही हैं उस स्टिक के थ्रू अपने फिंगर टिप से, अपने फिंगर की टिप्स पे वो साउंड को सेंस करती हैं। And it's amazing that when you do open your body up and open your hand up to allow the vibration to come through, that in fact the tiny difference can be felt with just the tiniest part of your finger there. एंड जब वो ड्रम के अगेंस्ट लीन करती है, जब वो टिक के खड़ी होती है ड्रम्स के अगेंस्ट, तो वो रेजोनेंसेस फील करती है अपने बॉडी में फ्लो होते हुए। सो रेजोनेंसेस का मतलब होता है, सो रेजोनेंसेस एक क्वालिटी ऑफ साउंड है ऑफ बीइंग डीप एंड फुल। सो जब भी साउंड किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू फ्लो करती है, जब जाती है, तो जब उसको वाइब्रेट करती है, तो जब हमारे कान में, कान के पर्दों पे जब साउंड पड़ती है तो वो वाइब्रेट करता है, तब उसी तरह से हम सुन पाते हैं। इसी तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब साउंड जाती है तो वो उसको वाइब्रेट करती है, तो उसको रेजोनेंस बोलते हैं। तो जब साउंड उनके बॉडी में फ्लो करता है तब उसको फील कर पाती हैं जब वो लीन करती है ड्रम्स के अगेंस्ट। एंड जब भी वो किसी वुडन प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करती हैं, मतलब लकड़ी के प्लेटफॉर्म पे जैसे हमारे स्टेजेस बने होते हैं, तो वो अपना शूज़ उतार देती हैं, अपने शूज़ को उतार देती, तो जो उनका नंगा पैर है, बेयर फीट, उसके थ्रू जो भी फ्लोर से वाइब्रेशन आ रहे हैं, जो वुडन फ्लोर से वाइब्रेशन आ रहे हैं उसको, एंड उनके पूरे लेग में जो ट्रैवल कर रहा है, सो उनकी फीट से होके लेग में जो ट्रैवल कर रहा है उसके थ्रू वो साउंड को फील करती है। सो उन्होंने अपने बॉडी को ट्यून कर लिया है अलग अलग तरीके से सुनने के लिए। सो जब भी वो चीज़ें बजा रही होती हैं तो या तो उस पर लीन करके, उसके अगेंस्ट खड़ी होके वो अपने बॉडी से फील करती हैं, अपने फिंगर टिप से फील करती हैं जब वो बजा रही है जाइलोफोन, एंड अपने पैरों से भी फील कर रही है उस साउंड को। एंड यू कैन इमेजिन ये कितनी ज़बरदस्त स्किल है, एंड उनको कितना समय लगा होगा इस चीज़ को मास्टर करने में। एंड नाउ शी इज़ अ मास्टर म्यूजिशियन, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि उन्होंने किस लेवल तक स्किल को लेके गई हैं वो, कि वो अपनी पूरी बॉडी से सुन रही हैं। एंड इट्स नॉट एन ईजी टास्क। अगर आप सोचेंगे इसके बारे में कि कभी पॉसिबल है क्या ये, आप अपने घर में कभी म्यूज़िक को
थोड़ा सा हाई वॉल्यूम में करके अगर सुने एंड यू ट्राई टू शट योर ईयर्स, अपने कानों को बंद कर लिया एंड देन आप देखेंगे कि आप बॉडी से फील कर पा रहे हैं इस म्यूजिक को, तब आपको पता चलेगा कि कितना डिफिकल्ट है ये। नॉट सरप्राइजिंगली, एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस। In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award. Says master percussionist James Blades, God may have taken a hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. And इसमें कोई भी सरप्राइज नहीं है कि एवलिन जो है अपने ऑडियंसेस को डिलाइट करती हैं। डिलाइट का मतलब होता है टू प्लीज समवन ग्रेटली, जो बहुत ज़्यादा खुश कर देती है अपनी ऑडियंस को। एंड 1991 में उनको क्या अवार्ड मिला? उनको सोलोइस्ट ऑफ द अवार्ड मिला। बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है ये। एंड किसके द्वारा मिला? रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी के द्वारा। एंड जो हमने स्टार्टिंग में बिफोर यू रीड सेक्शन में जो कोट पढ़ा था उनके बारे में, ये मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स ने कहा था कि भले ही भगवान ने उनकी जो है सुनने की शक्ति ले ली है, बट उनको वापस उसके बदले बहुत ही स्पेशल कुछ दिया है। सो जो भी हम सुनते हैं वो फील करती हैं एंड हम सभी से ज़्यादा डीपली फील करती हैं, एंड इसीलिए वो म्यूज़िक को इतना ब्यूटीफुली एक्सप्रेस कर पा रही है। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कaholic. I've got to work, often harder than classical musicians, but the rewards are enormous. कन्फेसेस का मतलब होता है एडमिट करना, एडमिट टू मिस्टेक्स नॉर्मली। सो अगर आपने कोई गलती की है या कुछ भी आप गलत कर रहे हैं, रॉन्ग डूइंग, उसको आप एडमिट करते हैं तो उसको बोलते हैं कन्फेस करना। सो वो क्या चीज़ के लिए वो कन्फेस करी कि वो वर्कaholic है। वर्कaholic का मतलब होता है somebody who is addicted to work. In other words, person who works a lot. तो बहुत ज़्यादा काम करता है, अपने आप को रोक नहीं पाता काम करने से, उनको वर्कaholic बोलते हैं। ये बहुत ही अच्छा वर्ड है एंड आप इस वर्ड को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लाइफ में बहुत बार सुनेंगे। बहुत लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये वर्कaholic है, बहुत ज़्यादा काम करता है, सुबह 8 बजे जाता है, रात को 10 बजे तक काम ही करते रहता है। सो दिस इज़ अ ट्रेट वेयर पीपल हु आर एक्चुअली, ऐसा लगता है कि वो अडिक्टेड है काम करने के लिए, सो दे आर कॉल्ड वर्कaholic. सो वो एडमिट करती हैं कि शी इज़ अ वर्कaholic. सो इससे पता लगता है कि शी वर्क्स अ लॉट, बहुत ज़्यादा काम करती हैं। सो भले ही लोग बोले कि हाँ भगवान ने उनको कोई गिफ्ट दे दिया है, पर ऐसा शायद नहीं है। ये उनकी हार्ड वर्क है, यानी बहुत ज़्यादा काम करती हैं, इसीलिए वो जो है वो आज है। आई जस्ट गॉट टू वर्क, वो बोल रही है मुझे बस काम करना है। एंड बहुत बार क्लासिकल म्यूजिशियन से ज़्यादा मेहनत करना होता है उनको। तो बोल रही है कि वो क्लासिकल म्यूजिशियन से भी ज़्यादा मेहनत करती हैं कभी कभी, बट साथ में क्या बोल रही हैं कि जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं, उसका जो रिजल्ट मिलता है उनको, वो बहुत ही ज़्यादा मिलता है। सो रिवॉर्ड्स आर एनॉर्मस, बहुत ही ज़्यादा उनको रिवॉर्ड्स मिलता है। सो शी फाइंड्स कि उनको जो ये काम है बहुत ही ज़्यादा रिवॉर्डिंग लगता है। शी इज़ एन्जॉइंग इट एंड शी फील्स कि उनका जो रिजल्ट मिल रहा है उनके कामों का, उनको बहुत ज़्यादा मिल रहा है। Apart from the regular concerts, Evelyn also gives free concerts in prisons and hospitals. She also gives high priority to classes for young musicians. So regular concerts के अलावा, so musicians आपने देखा होगा स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, बहुत ज़्यादा क्राउड आती है, उसको आप कॉन्सर्ट्स बोलते हो। So regular concerts देने के अलावा वो फ्री कॉन्सर्ट्स भी देती हैं। कहाँ पे? प्रिजन्स में, जेल्स में और हॉस्पिटल्स में। एंड वो यंग म्यूजिशियंस, मतलब जो भी नए म्यूजिशियंस हैं, बहुत ही यंग हैं, उनको भी पढ़ाती हैं एंड इसको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देती हैं। सो प्रायोरिटी का मतलब होता है ग्रेट इंपॉर्टेंस। जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, सो यू से आई एम गिविंग प्रायोरिटी टू दैट। कोई भी चीज़ है आपके हाथ में एंड कोई चीज़ आपके टॉप है लिस्ट में, उस लिस्ट में सबसे ऊपर है, यू कैन से इट इज़ हाई प्रायोरिटी। सो इवन दो वो इतना काम करती है, कॉन्सर्ट्स करती हैं, फ्री कॉन्सर्ट्स भी देती हैं, फिर भी उनके लिए यंग म्यूजिशियंस को क्लासेस देना उनके लिए हाई प्रायोरिटी। सो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वो उसको देती हैं। एंड रिक्लिन ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन. They see that there is nowhere that they cannot go. So Beethoven Fund for Deaf Children, I think एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी एक मेंबर है एन रिक्लिन, वो बोलती हैं कि ये शाइनिंग इंस्पिरेशन है। सो ये बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है डेफ चिल्ड्रन के लिए, क्योंकि जब डेफ चिल्ड्रन इनको देखते हैं, तो जो भी बहरे बच्चे हैं वहाँ पे जब इनको देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि वो अब कहीं भी जा सकते हैं। सो उनको कोई भी रोक नहीं सकता। सो क्योंकि वो देख रहे हैं कि एवलिन भी उनकी तरह बहरी हैं, फिर भी आज उन्होंने इतनी ऊंचाइयों को छुई हैं, सो इसलिए कोई भी उनको रोक नहीं सकता। एंड जस्ट टू गिव यू लिटिल बिट ऑफ बैकग्राउंड कि बीथोवन कौन थे। बीथोवन भी वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस
मोस्ट टैलेंटेड म्यूजिशियंस इन आवर हिस्ट्री हैं। उनको भी वर्चुओसो कहा जाता है। वर्चुओसो एक वर्ड है, जब बहुत ही टैलेंटेड म्यूजिशियन या आर्टिस्ट होते हैं तो उनको वर्चुओसो कहा जाता है। एवलिन को भी वर्चुओसो कहा जाता है। सो बीथोवन भी बहुत ही टैलेंटेड म्यूजिशियन थे एंड आई थिंक 20s या उसके बाद ऑलमोस्ट लाइक लेट 20s में उन्होंने भी अपनी सुनने की शक्ति खो दी थी, जस्ट लाइक एवलिन। एंड आज बीथोवन की सिम्फनीज इतनी ज़्यादा पॉपुलर हैं, उनके जो कंपोजिशंस हैं, स्पेशली अगर आपने टॉम एंड जेरी देखी होगी तो टॉम एंड जेरी जो पुराना वाला सीरीज आता था उसमें तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ हुआ है बीथोवन का म्यूज़िक का। बीथोवन की मास्टर पियानो में थी एंड उन्होंने बहुत ही ज़्यादा म्यूज़िक कंपोज किया है। सो इसीलिए डेफ चिल्ड्रन के इस इंस्टीट्यूट का नाम भी बीथोवन फंड है। एंड यू सी कि हिस्ट्री में भी बीथोवन ने ऐसा किया कि इवन दो ही वॉज डेफ, उन्होंने इतना कुछ अचीव किया है। एंड सिमिलरली नाउ एवलिन हमारे पास ऐसी एग्जाम्पल है करेंट हिस्ट्री में, शी इज़ हियर नाउ एंड वी कैन सी कि ये अचीव किया जा सकता है। सो स्पेशली जब मैं सुनता था बीथोवन के बारे में तो मुझे कभी विश्वास नहीं होता था कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप बहरे हो म्यूज़िक फील्ड में एंड यू आर सो टैलेंटेड। और आज एवलिन को जब मैं देखता हूँ, उनके वीडियोस देखता हूँ, तो मुझे विश्वास हो जाता है कि हाँ, कि देयर आर वेज कि आप अपने फिजिकल डिसेबिलिटीज़ को ओवरकम कर सकते हैं एंड यू कैन अचीव एनीथिंग। Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age. She has brought percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped, people who look to her and say, if she can do it, I can. And not the least, she has given enormous pleasure to millions. So Evelyn Glennie ने अभी तक इतना ज़्यादा accomplish कर लिया है जितना कि उनके ट्वाइस एज के भी जो लोग हैं वो भी नहीं कर पाते हैं। सो इतना ज़्यादा हासिल कर लिया इस छोटी सी एज में भी। एंड उन्होंने पर्कशन को, सो पर्कशन इंस्ट्रूमेंट जैसे मैंने आपको बताया था, तबला हो गया, ड्रम हो गया, ढोलक हो गया, ये जो पर्कशन इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनको ऑर्केस्ट्रा के फ्रंट में लेके आए हैं। सो नॉर्मली ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये बेस देने के लिए होते हैं, म्यूज़िक में जो बेस होता है, एंड दैट इज़ ऑलवेज इन द बैकग्राउंड। सो ये हमेशा बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है। फ्रंट में फॉर एग्जांपल गिटार हो गया, पियानो हो गया, ये नॉर्मली ऐड करते हैं, हमेशा लीड में रहते हैं, जिनको आप बोलते हैं लीड इंस्ट्रूमेंट्स। बट इन्होंने पर्कशन को फ्रंट में लेके आए, वो इतना ज़्यादा पॉपुलर किया एंड उन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि पर्कशन इंस्ट्रूमेंट्स भी बहुत ज़्यादा मूविंग हो सकते हैं। मूविंग यानी जो दिल को छू जाए, दिल छू लेने वाला, जो आपको इमोशनल कर दे, उसको आप मूविंग बोलते हो। सो उन्होंने हैंडीकैप लोगों को इंस्पिरेशन दिया है। सो जो लोग अपाहिज होते हैं उनको इंस्पिरेशन दिया है एंड जो हैंडीकैप्ड होते हैं वो उनको देख के क्या बोलते हैं कि अगर ये कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। तो वो इंस्पिरेशन है सबके लिए कि जब बहरी होके वो ऐसे म्यूज़िक बना सकती है तो हमारी फिजिकल डिसेबिलिटी क्या ही चीज़ है, हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली नॉट द लीस्ट इस तरह के फ्रेजेस आप एम्फेसिस के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा स्टेज पे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। सो नॉट द लीस्ट मतलब कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि शी हैज़ गिवन प्लेजर टू मिलियंस। सो उन्होंने मिलियंस ऑफ लोगों को, लाखों लोगों को प्लेजर दिया है। हाउ? बाय कंपोजिंग म्यूज़िक परफॉर्म करके, म्यूज़िक बना के उन्होंने मिलियंस ऑफ लोगों को एन्जॉयमेंट या एंटरटेनमेंट दिया। एंड इस पीस की ऑथर है डेबोरा काउली। सो यही अपने एक्सपीरियंसेस बता रही थी हमें इस चैप्टर में एवलिन ग्लेनी के साथ। सो आई होप आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा एंड दिस इज़ द क्रॉसवर्ड फॉर दिस पार्ट एंड आई एम प्रिटी श्योर कि इस पार्ट को वीडियो देखने के बाद आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे इस क्रॉसवर्ड को। एंड लाइक ऑलवेज आपको अगले वीडियो में इसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्यूज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। आप हमें सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं। अब आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारे पेज का नाम है आओ पढ़ें। इस चैप्टर के पार्ट 2 के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।